से दूर, खबरों से भरपूर। जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, आज बात वाराणसी से आई उस खबर की जिसे हिंदुस्तान समाचार उर्दू ने जारी किया है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के गांव भिटपरवा में नफरत फैलाने का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक एनजीओ में काम करने वाली फौजिया अंजुम को सिर्फ गांव से इसलिए निकाल दिया गया कि वो मुसलमान है और कोरोना वायरस फैला रही है। मित्रों, आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, पूरी दुनिया पर भारत के परचम को लहराने की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया पर भारत की ताकत और भारत की कुव्वत को मनवाने की हम बात कर रहे हैं, एक सभ्य समाज की हम बात कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया एक कुंभा है, अखंड भारत की हम बात कर रहे हैं। ऐसे दौर में अगर इस तरह के वाकये पेश आते हैं तो ये कितने अफसोसनाक और शर्मनाक है कि एक औरत को, एक महिला को सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाता है गांव से कि वो मुसलमान है। और जो रोगी मीडिया ने नफरत फैलाया है, अब उसका असर भी दिख रहा कि ये मियाइन है, ये कोरोना फैला रही है। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि ये फौजिया का कहना, ये उसके आरोप है। इस पूरी खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लॉकडाउन ड्यूटी के साथ इबादत, रोजादार एएसआई ने सड़क किनारे अदा की नमाज। 3 मई के बाद भी कोरोना हॉटस्पॉट में जारी रहेगा लॉकडाउन। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को दिए संकेत सूत्र। स्टेट ऑफ कुवैत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जनरल सेक्रेटरीट दौलतुल कुवैत मजलिसुल वज़रा अल अमाना अल आम्मा। The Council of Ministers of the State of Kuwait condemns the ethnic attacks against Muslim in India। कुवैत की जो वजीरों की, जो मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है, उसने भारत में मुसलमानों पर हो रहे हमलों की निंदा की। बहुत अहम खबर है। दुनिया में इस वक्त हमारी इमेज क्या बन रही है, हमारी सरकार के लिए जरूरी है कि इस पर संज्ञान ले और इस पर एक्शन ले, ताकि भारत की छवि पूरी दुनिया में धूमिल होने से बचे। अब बात उस खबर की जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। एजेंसी की रिपोर्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी के राजा तालाब इलाके के थाना मिर्जा मुराद के गांव भिटपरवा में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक एनजीओ में काम करने वाली मुस्लिम लड़की फौजिया अंजुम को सिर्फ गांव से इसलिए निकाल दिया गया कि वो मुसलमान है और यहां पर कोरोना फैलाने आई है। यही नहीं, गांव में उसे अपने घर में पनाह देने वाली एनजीओ से जुड़ी सरिता और उसके शौहर को भी गांव वालों की तरफ से काफ़ी अजियत यानी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुस्लिम लड़की को पनाह देने के इल्ज़ाम में गांव वालों ने उनके शौहर को काफ़ी अजियत यानी परेशानी दी और दुकानदारों ने उन्हें सामान वगैरह देने से भी मना कर दिया। इस पूरे मामले में जब हमने वतन समाचार की टीम ने फौजिया से बात की, टेलीफोनिक बातचीत, तो फौजिया ने बताया कि उनको कहा गया कि ये मियाइन है, ये कोरोना फैला रही है। सरिता जो उनकी कलीग थी, उन पर भी काफ़ी प्रेशर बनाया गया, कहा गया कि मियाइन को घर में रख रखा है, ये कोरोना फैला रही है, ये कोरोना फैलाने आई। आप सोचिए कि एक सभ्य समाज को किस तरह से हमारी मीडिया ने जो दिशा दी है, वो समाज किस तरह से अब उस दिशा पर चल रहा है। ये मासूम लोग, ये भोले लोग, जिनके हाथ में कलम होना चाहिए था, जिनके हाथ में कागज, किताब, वरक, स्याही, रोशनाई, दवात होनी चाहिए थी, आज उन लोगों को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। जिन लोगों को अपना काम करना चाहिए था, अपनी खेती, अपना खलियान, अपना स्कूल, अपना कॉलेज देखना चाहिए था, आज मीडिया ने उनको इस दिशा में ना लगा करके नफरत की ओर बढ़ा दिया। उसका वाकया, उसका नमूना है। आप देखिए, फौजिया से जब हमने बात की तो फौजिया ने कहा कि उनके जो इमीडिएट बॉस हैं, जिनको रिपोर्टिंग करती हैं, मूसा साहब, उन्होंने काफ़ी प्रेशर बनाया, कहा अगर तुम काम करने नहीं जाओगी तो तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हम बात करते हैं कि मुस्लिम लड़कियां पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, लेकिन ये जिसकी फौजिया की बात कर रहे हैं वो एमए की हुई है, लेकिन उसके बाद इस लड़की को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए खुद सुनिए कि फौजिया ने हमारे साथ बातचीत में क्या कुछ कहा है। फौजिया अंजुम बोल रही हैं? जी, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, वतन समाचार से। जी, कोई खबर है कि आपको एनजीओ से निकाल दिया गया है, क्या ये खबर सच्ची है? जी हाँ। क्या वजह है फौजिया? आप पहले बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं रहने वाली बनारस की हूँ। बनारस में किस जगह की? बनारस में गोदौलिया रामापुरा। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ है?
एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ है कि मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ, ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान आजमगढ़ की, ये जीपीएस, जिसमें 4 पार्टनर्स 4 संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। 4 संस्था इसमें एशियन ब्रिज इंडिया, लोक समिति और ग्राम्य संस्था। ये 4 संस्था सेक्सुअल हेल्थ और वुमेन्स वायलेंस पे काम करती है। जी, वुमेन्स वायलेंस पे काम कर रही है ये 2 सब्जेक्ट पे, जी नागेपुर, बेनीपुर और गणेशपुर में। जी। वहां पर अभी इधर भी लॉकडाउन चल रहा था तो सब लोग अपने घर पे थे, मैं भी अपने घर पे ही उस टाइम थी कि कहीं आना जाना था नहीं। सर का सडनली फोन आता है मुझे कि आप लोग का काम करने में एकदम रुचि नहीं ले रहे हैं, काम पे नहीं है, आप लोग अगर रुचि नहीं लेंगे तो आप लोग को निकाला जाएगा जॉब से। जी। तो फिर रात को 9:30 बजे फोन आता है कि आप लोगों को कल सुबह 7 बजे फील्ड में जाना है, ठीक है, और वहीं पे रह के काम करना है आप लोगों को। कौन से सर का फोन आया था? मूसा सर का। अच्छा, ये कौन है? ये भी मतलब कि प्रोजेक्ट में ही है हमारे, रिपोर्टिंग का काम यही देखते हैं। अच्छा, आपके बॉस हैं? जी, बॉस है। तो क्या हुआ फिर? तो इनका फोन आया कि सुबह आप लोग फील्ड में जा रही हैं और वहीं फील्ड में ही रह के आप लोगों का काम करना है, वहीं पर रुकना भी है, स्टे भी वहीं होगा आप लोगों का। हम लोगों को कोई पास वास नहीं बनाया गया, काम के लिए बहुत प्रेशर किया गया, बहुत बर्डन बनाया गया हम लोगों के ऊपर। और वहां पर जब हम लोग गए तो वहां पर हर दिन हम लोग फील्ड में जाते थे लिस्टिंग करने के लिए, फिर हर दिन सामग्री भी बांट रहे थे, राहत सामग्री। जिस दिन से मेरी स्टाफ है, सरिता नाम है उनका, कलीग है मेरी। अच्छा। उन्हीं के घर में ठहरी हुई थी, भटपुरवा, करघना भटपुरवा गांव है उनका। जी जी। उन्हीं के घर में मैं ठहरी हुई थी और उन्हीं के घर मतलब जिस दिन से मैं गई थी, 21 तारीख को मैं गई हूँ यहाँ से, बनारस से वहाँ पर अपने गांव में जहाँ पर मैं काम करती हूँ। जी, कितना दूर है ये? 21 तारीख के बाद मैं जिस दिन से गई थी उसी दिन से वहाँ के गांव के लोगों को आपत्ति थी कि आप अपने घर में एक मियाइन को रखी हुई है कोरोना फैलाने के लिए, पूरा का पूरा गांव को मतलब कि कोरोना फैलाने के लिए उसको मरवाने के लिए रखा गया है। हर दिन गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी, आपत्तिजनक शब्द यूज किए गए मेरे खिलाफ और मुझे धमकी भी दी जा रही थी मारने की। जी। वो लोग जहाँ से अपना सामान वामान लेने जा रही थी तो उनके हस्बैंड जहाँ अपना सामान लेने गए थे, पान वगैरह लेने गए थे, तो उनको भगा दिया गया कि तुम अपने घर में एक मियाइन को रखे हो, मेरे दुकान पे मत आना, तुम्हें मेरी दुकान से कोई सामान नहीं मिलेगा। इस तरह की रोज डेली बातें चल रही थी। मैंने 24 तारीख को अपने सर को हर एक अपडेट बता दी थी कि सर यहाँ का माहौल हिंदू मुस्लिम का बिल्कुल अच्छा नहीं है और ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो उन्होंने लगा कि मुझे काम नहीं करना तो मैं बहाना मारी हूँ। उन्होंने बहुत लाइटली इस चीजों को लिया और कोई एक्शन नहीं लिया। ना उन्होंने पास बनवाया था फील्ड में काम करने के लिए, ना उनके घर में रहने के लिए कहीं थाने पर किसी पुलिस इंचार्ज से बात की थी। घर में रहने का भी कोई वो नहीं था जी। तो मेरे खिलाफ गांव के कुछ लोगों ने शिकायत की थी 100 नंबर पे जी। पुलिस को जी। काफी लोगों ने। तो 25 तारीख को शाम को 5 बजे तक पूरा गांव, सरिता जी का जो घर है वहां पर पूरा मतलब सब लोग इकट्ठा हो गया था और पूरे चारों तरफ से उसे घेर लिए थे कि एक मियाइन को अपने घर में रखियो, मियाइन को निकालो, ये है वो है, मारने के लिए सब लोग चढ़े थे। उनके हस्बैंड पर भी लोग हमला करने के लिए आगे बढ़े थे जी। तो फिर पुलिस को वो लोग भी बुलाए फोन करके, फिर हम लोगों ने भी उन्हें बुलाया तो पुलिस भी आई थी। तो उन्होंने भी बोला कि आपको यहाँ पर रहने की अनुमति किसने दी है, आपके पास है कि नहीं है, आप लोगों को जब संस्था बनी है तो आप लोगों को पास मिला है सिर्फ 2 घंटा फील्ड में काम करके अपने अपने घर जाने का। जब आपके पास नहीं तो आपके किसके बिना पर आप इनके घर में रह रही हैं जी। और मेरे सर मेरे ऊपर बहुत प्रेशर बनाए थे फील्ड में रह के काम करने के लिए। हम लोग के पास कोई पास नहीं था, ये गैर कानूनी काम उन्होंने करवाया है मुझसे जबरदस्ती, घर में रख कर थे प्रेशर में। मैं पहले दिन से कह रही थी कि सर यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, आप मेरा पास बनवा दिए, मैं बनारस से अप डाउन कर लूंगी। लेकिन उन्होंने एकदम हाथ खड़ा कर दिया। मैं कह के उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आप अपना जॉब मुझे छोड़ने की धमकी भी दी उन्होंने जी, जॉब से निकालने की जी। और सबको ये चीज अपडेट थी लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया जी। मतलब कि वो लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ बड़ा हादसा हो जाए उसके बाद वो लोग एक्शन में आए। अब क्या फौजिया क्या हाल है वहाँ पर, क्या कैसा है माहौल क्या है अभी? आप
जिनसे मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा है कि मैं पूरे गांव भर के लिए एकदम दुश्मन मतलब कि हो गई हूँ। यहाँ पर लोगों का बर्ताव मेरे साथ बहुत खराब है। और सरिता मैडम के साथ? जी, और उन्होंने बताया कि वहाँ पर कुछ मुस्लिम फैमिली है, उन्हीं के घर के पीछे रहती है, उन लोगों का आना जाना एकदम बंद कर दिया गया उस रास्ते से। अच्छा जी। अभी आपके साथ क्या हो रहा है? आप ठीक हैं? जी हाँ, अभी तो मैं सेफ हूँ, अपने घर हूँ, अपने मामा के घर पर हूँ। आप कैसे अपने घर आई? पुलिस के जरिए से आई या? जी, पुलिस मेरी संस्था में फोन की थी, तो मेरी संस्था मुझे फिर रात को ही पहुंचाई। पुलिस ने ही बोला कि इनका रुकना यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गांव वाले बहुत गुस्से में थे। कोई पुलिस में कंप्लेन वगैरह, कोई FIR वगैरह कुछ हुई है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं कुछ हुआ है। ये फौजिया के आरोप हैं। इसी तरह से जब हमने फौजिया के जो इमीडिएट बॉस हैं मूसा सर, जब मैंने मूसा साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने कभी नौकरी से निकालने की बात नहीं कही। उन्होंने ये भी कहा कि फौजिया इस तरह की बात ही नहीं कह सकती है। उन्होंने हमसे कहा कि जब हमें इस तरह की बातें मालूम हुई कि फौजिया को प्रताड़ित किया गया, उनको परेशानी हुई, तो हमने वहां पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, पुलिस वालों से बात की और फौजिया को गाड़ी भेज करके वहां से निकलवाया और उसको उसके घर तक पहुंचवाया। आइए आपको सुनवाते हैं कि मूसा साहब ने हमारे साथ बातचीत में क्या कुछ कहा है। मूसा साहब बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। वतन समाचार दिल्ली से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? दिल्ली से, वतन समाचार से। मूसा साहब जी साहब, बताएं। ये फौजिया के केस की कुछ जानकारी चाहिए थी, एक स्टोरी हम कर रहे थे। अरे बाप रे बाप। ओके ठीक है जी, बताएं। तो उसमें ये आ रहा है कि आप लोगों ने कोई जबरदस्ती उन लोगों को ड्यूटी करने के लिए भेजा, कोई पासेज वगैरह नहीं दिए और काफी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा उन लोगों को। क्या सच्चाई है उसमें? आपका क्या ओपिनियन है? ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। ऑब्वियसली हम लोगों ने किसी को कोई भी ऑफिशियल ड्यूटी पर किसी को नहीं रखा है, न किसी को भेजा है, ठीक है। और सारे प्रोजेक्ट्स के काम ऑफिशियली ड्यू टू द गवर्नमेंट ऑर्डर बंद है, नहीं किए जा रहे हैं और लोग अपनी तरह से घर में बैठे हुए हैं, सभी लोग ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये पूरी तरह से बंद था। एशियन ब्रिज इंडिया जो है वो साझा सांस्कृतिक मंच बनारस का एक ज्वाइंट एक्शन ग्रुप है, जिसमें सब 15-20 संगठन और इंडिविजुअल जुड़े हुए हैं। वो लोग एक साथ मिल करके बनारस में 23 मार्च से ऑनवर्ड्स लगातार रिलीफ वर्क का काम कर रहे थे। क्राइसिस में जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो हंगर से जूझ रही फैमिलीज है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में और लॉकडाउन से जिनके पास भोजन की क्राइसिस है, फूड क्राइसिस थी, तो उनको हम लोग ड्राई राशन देते थे, जिसमें 5 किलो आटा, चावल, 4 किलो चावल, दाल, साबुन, तेल, नमक, आपका फेस मास्क, ठीक है, सारी चीजें हम लोग देते थे। तो हम लोग उसमें लगे, जिसमें मैं खास तौर से उसमें लगा हुआ था। बाकी पूरी टीम, चूंकि एज ए ऑर्गेनाइजेशन आई वाज पार्टनर देयर, तो वॉलंटरली आई वाज देयर। और हमारे साथ एशियन ब्रिज के कुछ वॉलंटियर्स है, स्टाफ में कुछ वॉलंटियर्स थे जो हमारे पेड स्टाफ नहीं है, जो अपनी इच्छा से रिलीफ वर्क में काम करना चाहते थे, दे जॉइन अस। तो हम लोग वहां पे मिल करके 17 संगठन मिल करके लगभग 4,000-5,000 से ज्यादा फैमिलीज को हम लोगों ने राशन बांटा है। और उसके लिए फंड रेज करने का काम साझा सांस्कृतिक मंच, ज्वाइंट एक्शन कमेटी और जन विकास समिति, ये 3 संस्थाएं हैं जिन्होंने मिल करके और जो है फंड रेज किया था। और उसी फंड से हम लोग पूरा रिलीफ वर्क का काम करते थे, तो सभी जगह हम लोगों ने किया, पूरे बनारस में, रूरल में अर्बन मिला करके, ठीक है। ये चल रहा था जो प्रोजेक्ट। जहां पर जो फौजिया वगैरह जहां पर गए थे, जो इस की बात है, तो 20-25 दिन बाद ये हुआ कि वहां पर सरिता जो हमारी वॉलंटियर है वो अपने आप अकेले काम कर रही है। तो ये हुआ कि हम लोग भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप लोग करना चाहते हैं बिल्कुल जाइए। कहीं जाएंगे कैसे? कहीं जाएंगे ऐसे कि आपका पास वगैरह हम बनवा देते हैं, पास के जाएंगे। तो उनका 3 दिन का पास बना हुआ है और 3 दिन का पास बना के 3 दिन में वहां पे आप 3 गांव में जो है रिलीफ वर्क 300-150 करके 300 महिलाओं के बीच में आप किट बांटेंगे। फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे रिलीफ वर्क में। आप करना चाहते हैं रिलीफ वर्क, मोस्ट वेलकम, ठीक है। इट वॉज नॉट ऑफिशियल रिक्वेस्ट और वो पूरे 25 दिन से घर में थे, बल्कि उनको ऑफिशियल ये कहा गया था कि आप लोग घर में होम फ्रॉम वर्क में मॉड्यूल वगैरह डेवलप करने का काम करें, जो कि वो लोग कर रहे थे, जहां तक मुझे पता है। ओके, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फौजिया का आरोप ये है कि आपने कोई पास नहीं बनवाया और आपने जॉब से निकालने की एक तरह से धमकी दी कि आप जॉब से निकलवा देंगे। आए
और ये कहाँ से बात आ गई? आपने वहां जबरदस्ती भेजा इन लोगों को। आए फौजिया Sorry. कि अगर आप पास बनवाते तो शायद जो है वो जेडी बनारस से वहां से अप डाउन कर लेती। क्या मतलब? फौजिया ने कहा अप डाउन कैसे? ये ओके, फौजिया ने ये सारी बातें कही है आपसे कि हम लोग उनको नौकरी से निकाल देंगे। हाँ, इस तरह की बात आई है कि आप लोगों ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जॉब से निकालने के थ्रेट दिया। खैर, अब अगर ये फौजिया ने डायरेक्ट आपसे कहा है कि इट वाज समवन एल्स हु टोल्ड यू, बिकॉज आई कांट बिलीव, शी टोल्ड मी। आई कांट बिलीव बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। ओके, इट इज इम्पॉसिबल शी कैन टेल यू। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, नन ऑफ माई स्टाफ कैन टेल दिस, क्योंकि वो पिछले 22 तारीख से बंद है और 22 मार्च से लेकर के 24, 22, 23 अप्रैल तक, एक महीने तक वो लोग घर में रहे हैं अपने, ठीक है, और उनकी सैलरी उनके अकाउंट में पहुंची है और किसी ने उनको कोई काम नहीं बोला गया। उनको यही कहा कि घर में बैठे बैठे आप लोग आपस व्हाट्सएप पे मिलकर मॉड्यूल बनाइए। व्हाट इज योर ओपिनियन कि फौजिया को वहां गांव से निकाला गया, थ्रेट किया गया कि मुलाइन आई है, कोरोना फैलाएगी? डू यू अवेयर अबाउट दिस? Yes, I am well aware about it. So what you are doing and what is company is doing, organization is doing? ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग कि इस बारे में यही कह सकते हैं कि जैसे ही हमको पता चला कि वहां पे इन लोगों के रिलीफ वर्क के दौरान कुछ लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, हम लोग फौरन वहां से उनको बोले कि आप वापस आ जाइए। हमारी टीम वहां गई, उनको वापस लेकर के आई। हम लोग पुलिस से मिले, उनको पास दिखाया, उन्होंने पास मांगा, हमने उनका फौजिया का पास उनको दिखाया, सरिता का पास दिखाया, विकास का पास दिखाया, ये सबके पास बना था, पास दिखाया। और जितने दिन का पास बना उसी दिन के लिए, 3 दिन के लिए सिर्फ उनका पास बनवाया गया था, क्योंकि सिर्फ वॉलंटियर वर्क करने के लिए उनको वहां बुलाया गया था। तो देयर वाज नो इशू एट ऑल। Do you and your organization is taking any legal decision अगेंस्ट whom? against those people they are threatening Sarita or Fauzia or Vikas? You told दिस इज प्योरली कम्युनल chaos, और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट में आप क्राउड के खिलाफ कोई FIR नहीं कर सकते, ठीक है। और हमारा अभी इस पर हम कोई डिसीजन इसलिए नहीं ले सकते कि इस डिसीजन को लेने के लिए बोर्ड के साथ बैठना पड़ेगा, और लॉकडाउन में हम बोर्ड अभी नहीं बैठ सकते। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने जो है चीजों को देखा है, एड्रेस किया है, और अब जब लॉकडाउन खुलेगा तो पूरी टीम बैठेगी। ऑब्वियसली police authorities? Yeah, we already spoke to SO and SI and everyone. They said कि वहां पर कुछ एक्चुअली हुआ ये है कि जो रिलीफ वर्क में वहां पे हम लोगों ने काफी पहले से राशन बांट रहे हैं नागेपुर और पूरे राजा तालाब बेल्ट में। तो जिन लोगों को राशन मिला दे आर हैप्पी। कुछ लोग ऐसे थे जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया कि जिनके भाई बस जमीन है, खेत है, जो अपने जिनके पास राशन है उनको राशन नहीं दे सकते, उनको नहीं देना चाहिए। जो नीडी है ना, जो डिजर्विंग है, जो डेस्टिट्यूट फैमिलीज हैं, उनको सपोर्ट करें। तो हमने उनको दिया। जिनको नहीं दिया ऑब्वियसली दे बिकम एंग्री। व्हेन दे बिकम एंग्री दे कैन नॉट फाइंड एनीथिंग, सो दे ट्राई टू डू ऑल दीज थिंग्स। हम लोगों का अब तक का जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वही गांव के बाकी लोग आपस बोल रहे हैं, बल्कि हमने गांव में बोला कि जिन लोगों ने भी ऐसा किया है, इस माहौल में आप लोगों को किसी भी तरह का कुछ भी नहीं करना है। गांव की शांति बनाए रखिए, अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि कानून का पालन कीजिए। Police authorities told to you or your organization? Sir, I cannot tell you further over the phone call until I know about your whole actual identity. Because these are the official statements telling about the government authorities, what are the discussion taking place with them. I cannot tell you until I know whom I am talking to by person. But my opinion, my statements, I can tell you, I told you very openly. But telling about the government authority and officials, I cannot tell. I'm sorry. Okay. Thank you. ठीक है? Thank you, Musa. Thank you so much. You're welcome. अब आप सोचिए कि अगर एक महिला जो MA की हुई है, जो नौकरी कर रही है, जो NGOs में काम कर रही है, इस NGO का काम क्या है, इसमें फौजिया काम करती है महिलाओं को प्रताड़ित होने से बचाना, और यहां महिला खुद प्रताड़ित है। फैसला आप कीजिए, लेकिन साथ ही ये याद रहे कि हमें बबूल का पेड़ नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें कांटे आएंगे। हमें आम के दरख्त लगाने हैं, हमें अमरूद के दरख्त लगाने हैं, हमें सेब के दरख्त लगाने हैं, ताकि उसमें फल आए, और ये फल हमारे बच्चों की परवरिश में काम आए, ताकि हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें सभ्य बन सकें, शिक्षित बन सकें, सुरक्षित बन सकें। अगर इन नस्लों के हाथ में हमने कलम नहीं दिया, तो ये भारत, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि हमारा देश दुनिया में जवानों का, नौजवानों का सबसे बड़ा देश है, हमारे पास सबसे बड़ी एनर्जी है, इस एनर्जी को हमने अगर पॉजिटिव वे में यूज नहीं किया,
अगर ये डायरेक्शन से भड़क गई, अगर ये दिशाहीन हो गई, तो इससे पूरे देश का नुकसान होगा, पूरे सभ्य समाज का नुकसान होगा। और जिस भारत को हम पूरी दुनिया में टॉप लेवल पर ले जा सकते थे, कहीं ना कहीं उस मंजिल में हम पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आया हो तो जरूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने से पहले राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।